हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स ऑब्वियस से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। कई ऐसे बिंदु होंगे जहाँ पर स्टूडेंट्स को एक्ट्स को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो उन कन्फ्यूज़न्स को भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के जो सेक्शन की बात करें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वास्तविक रूप से भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ है वो 1773 से लेकर और 1950 तक हुआ है, 1950 तक, 1773 टू 1950। अब इससे पहले थोड़ा सा हिस्टोरिक एस्पेक्ट पे बात करना ज़रूरी है आपसे। देखिए, अगर हिस्टोरिक एस्पेक्ट या हम कहें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को लें, तो आप सबको पता है कि जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर जब प्रोडक्शन हुआ, तो उस प्रोडक्ट को जो प्रोडक्शन हुआ तो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसका व्यापार करने के लिए यूरोपीय कंपनियां विश्व के विभिन्न देशों की ओर गईं। और उसी क्रम में भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ, डचों का आगमन हुआ, फ्रेंच व्यापारियों का आगमन हुआ और ब्रिटिश व्यापारियों का आगमन हुआ। ब्रिटिश व्यापारी जो आए, एक पूरा सिस्टम से आए, वो उन्होंने यहाँ पर जिस प्रक्रिया को अपनाया, उसी के कारण उन्होंने भारत में इतने लंबे समय तक शासन किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लीगल प्रोसेस से वहाँ की ब्रिटेन की जो क्राउन थी, उनसे उन्होंने परमिशन लेकर चार्टर के द्वारा यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति मांगी। और 1600 में जब 16 AD में जब उनको अनुमति मिली, उसके बाद अगर हम देखें तो वास्तविक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या करने आई थी? व्यापार करने आई थी। लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे कि कंपनी ने बड़े पैमाने पर शासन व्यवस्था को संभाला। कंपनी की शासन व्यवस्था में भारत में बहुत सारे संवैधानिक विकास हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल डेवलपमेंट हुए हैं, वो सब अभी हमारे सामने आएंगे। सबसे पहले अगर हम जो बात करते हैं, अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कैसे धीरे धीरे व्यापार से प्रशासन की ओर बढ़ती है। अगर हम देखें तो इससे पहले, इससे पूर्व 1773 के एक्ट की क्या स्थिति है, इस पर हम बाद में आते हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की क्राउन के चार्टर के द्वारा, चार्टर का मतलब होता है अधिकार देना, अधिकार पत्र, चार्टर एक्ट जो होता है वो अधिकार पत्र अधिनियम होता है, जिसके द्वारा किसी को अधिकार दिया जाए, किसी को जो है कुछ कार्य करने का अधिकार या शक्ति दी जाए। ठीक है, सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो अगर हम देखें तो 1609 में एक चार्टर जो है वो जारी हुआ था, चार्टर एक्ट ब्रिटिश क्राउन का, और उसके द्वारा जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, ट्रेड मोनोपोली, व्यापारिक एकाधिकार को स्थायी कर दिया गया था, परमानेंट कर दिया गया था, स्थायी कर दिया गया था। ठीक है, तो अब ये बात कैसे आई स्थायी? इससे पहले अगर आपको पता होगा कि कंपनी को जो व्यापार करने का एकाधिकार मिला था, एकाधिकार मोनोपोली, मतलब उसके अलावा भारत से कोई व्यापार नहीं कर सकता, वो मोनोपोली जो मिली थी बच्चों, वो सिर्फ 15 वर्ष के लिए थी। तो उस 15 ईयर का जो एक्सटेंशन हुआ, परमानेंट कर दिया गया। आगे फिर इसमें चेंजेस आएंगे,
चार्टर एक्ट के द्वारा वो बदलाव, लेकिन वो 15 वर्ष का जो पहले मिला था उसको 1609 में ही, यानी अभी 15 साल हुए भी नहीं थे, और इसको परमानेंट करवा लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसको परमानेंट कर दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं 1661 में एक चार्टर एक्ट आया, और 1661 का ये चार्टर एक्ट जो है वो अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी या EIC को प्रशासन करने का अधिकार, प्रशासन करने का अधिकार, प्रशासन करने का अधिकार एवं गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया, गवर्नर नियुक्त करने की शक्ति दी गई। अब आप देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे 1 बाय 1 इस एक्ट के पहले ही एक्ट के द्वारा, ब्रिटिश एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट के द्वारा अपने अधिकार ले रही है। जो व्यापार करने आई थी उसने अपने एकाधिकार को बढ़ाया, फिर उसने प्रशासन, क्योंकि उसको लगा कि भारत में एडमिनिस्ट्रेशन भी अगर हमारे हाथ में हो, हमारा गवर्नमेंट सिस्टम भी, तो हमारा जो मोनोपोली है वो पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी, पूरा उसका ट्रेड जो बेनिफिट था वो कितना बढ़ जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। आज भी कोई भी कंपनी होगी, चाहे वो रिलायंस कंपनी हो या टाटा हो, कोई भी हो, किसी भी कंपनी की अगर हम बात करें, अडानी है या कोई भी है, तो ये जो कंपनियां हैं आज ये चाहेंगी कि हमारा गवर्नमेंट में इंटरफेयर हो, गवर्नमेंट में हमारा इतना इंटरफेयर हो कि हम जो चाहें वो पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाए। ठीक है, तो उसी तरह से अगर उनको ये लगता है कि हाँ यार हमारे लोग प्रशासन में आ जाएं, तो फिर इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है अभी गवर्नमेंट सिस्टम में जो है, अगर आपको पता होगा सेक्रेटरी स्तर पे लैटरल एंट्री की बात की गई। लैटरल एंट्री किस सेक्टर से? प्राइवेट सेक्टर से लाई जाए। ये इफेक्ट कौन सा है? ये प्राइवेट सेक्टर का इफेक्ट है कि उनको जो है प्राइवेट सेक्टर से एक सेक्रेटरी का पद जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद दे दिया जाए प्राइवेट सेक्टर के एक्सपीरियंस के बेसिस पर। तो ये किसका? ये प्रभाव है पूंजीवाद का, ये कैपिटलिज्म का इफेक्ट है, जो उस समय ऐसे हुआ था कि किस तरह से वो अपने अधिकार लेते चले गए। ठीक है, अब अगर हम इससे आगे चलें कि 1773 के एक्ट के पहले क्या हुआ था, और ये सब देख रहे हैं हम 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में ही हो गया था। 1677 में एक चार्टर एक्ट आया 1677 में। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में मुद्रा या करेंसी जारी करने का अधिकार मिल गया। करेंसी जारी करने का अधिकार, करेंसी जारी करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं करेंसी, आपने सुना होगा कि पहले शासक कोई भी होता था, आप किसी भी शासन काल में चले जाइए, मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल, शक, पल्लव, किसी भी शासक काल में, शासन काल में चले जाइए, मिडिवल सल्तनत पीरियड में चले जाइए, मुगल काल में, सब में क्या होता था? मुद्रा जारी करना कितना इंपॉर्टेंट होता था। क्यों? कहते थे यहां हमारा सिक्का चलता है, यहां हमारी करेंसी चलती है, हमारी मुद्रा चलती है। तो एक शासन का एक बहुत बड़ा जो प्रभाव होता है वो मुद्रा दिखाती है, वो करेंसी दिखाती है। ठीक है, आज जो है विश्व के बहुत सारे देशों में US डॉलर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो ये US का इफेक्ट दिखता है, USA का इफेक्ट, करेंसी इफेक्ट दिखता है। आज इकोनॉमी में देख लें हम तो। ठीक है, तो 1677 में मुद्रा जारी करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद एक एक्ट और है जो 17वीं शताब्दी में 1683, इससे पहले के एक्ट की अगर हम बात करें तो 1683 में ईस्ट इंडिया कंपनी को युद्ध व संधि का अधिकार मिला। युद्ध व संधि, वॉर कर सकते हैं, ट्रीटी, एक स्टेट के समान, एक राज्य के समान कंपनी को यह अधिकार या ये शक्ति मिल गई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हम यहां पर देखते हैं कि कंपनी को कई प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई, और
ये शक्तियां उस समय क्यों की गई? क्योंकि कंपनी जो है वो भारत में व्यापार करने आई थी और यहाँ से जो भी प्रॉफिट होता था वो ब्रिटेन जा रहा था। वहाँ पर बहुत बड़े पूंजीपतियों का जो वर्ग था वो सरकार पर ये दबाव डालता था कि इस तरह से वो करे। बाद में जब जो है वहाँ पर ब्रिटेन में, अब अगर हम देखें 17वीं शताब्दी जो है, 17वीं सदी जो थी हमारी 17वीं सेंचुरी, तो वहाँ के एंड तक अगर हम देखें, उससे पहले पहले जो है कहीं ना कहीं ब्रिटेन में ये आभास होने लगा कि अब जो है भारत में जो बहुत कुछ जो संभावनाएं हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, तो वो सिर्फ एक कंपनी के अधिकार क्षेत्र में क्यों रहें, उस कंपनी पर भी अब नियंत्रण करने की आवश्यकता है, उस कंपनी पर भी। और ऐसी परिस्थिति कब हुई? आज आप देख रहे हैं कि कोरोना का इफेक्ट है। इसी तरह से ब्रिटिश शासन काल के समय, मुगल काल में भी ऐसा हुआ है, प्राचीन इतिहास में भी ऐसा हुआ है कि बहुत सारी महामारियों का प्रकोप था। ऐसा ये नहीं कि अभी हुआ है, आज तो स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत सारा विकास हो गया है, लोग जागरूक हो गए हैं, तमाम मीडिया और तमाम कनेक्टिविटी हो गई है जिससे लोग एक दूसरे को जागरूक कर सकते हैं। पहले कुछ भी ऐसा नहीं था। तो पहले जो है वो जब कोई ऐसी महामारी, कोई ऐसे वायरस या बैक्टीरिया का इफेक्ट आता था तो करोड़ों की संख्या में लोग मर जाते थे। उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन था, अगर हम कहें शासन प्रारंभ हुआ था, और उसके द्वारा जो है उस समय जब 3 प्रोविंस, स्टेट या प्रदेश घोषित किए गए थे, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, और वहां पर गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट किया गया था, गवर्नर अपॉइंट किए गए थे जहां पर उनका प्रभाव क्षेत्र था। तो उस समय भारत का अधिकांश भाग ग्रामीण भारत था और कंपनी के रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स कृषि से प्राप्त होने वाली आय थी। जमींदारी के रूप में, महलवाड़ी के रूप में, रैयतवाड़ी के रूप में, जो भी ऐसी कर व्यवस्था थी, तो कंपनी की आय का सबसे बड़ा स्रोत था। लेकिन 1769 में 1769 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा और कृषि उत्पादन शून्य के समान हो गया, कंपनी का रेवेन्यू 0 हो गया। अब कंपनी जो है वो पूरी तरह से निर्भर हो गई किसके ऊपर? ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर जब निर्भर हुई, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह मौका मिला, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम आपको अभी तक इतना अधिकार देते चले आए, हम आपको इतनी शक्तियां देते चले आए, अब हम आपको हेल्प करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो हेल्प शर्तों पर होगी। वो सहायता जो की जाएगी वो शर्तों के आधार पर की जाएगी। और उन शर्तों के आधार पर जो सहायता की बात की गई, उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा आपको कंट्रोल करेंगे, आपके सिस्टम को कंट्रोल करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आपको भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को या भारत में जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसको चलाना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की मजबूरी थी, उसे तैयार होना था, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा अगर कहा है, हेल्प चाहिए तो करना ही पड़ेगा। तो फिर इसी के तहत सबसे पहला एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटर का काम क्या होता है? रेगुलेटर क्या करता है? फैन की स्पीड को कम करता है या ज्यादा करता है, यानी स्पीड को कंट्रोल करता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट करने वाला एक्ट, कंट्रोल करने वाला एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा पहली बार लाया गया। और ये एक्ट एक प्रकार से भारत में संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ माना जाता है। कौन से संसदीय नियंत्रण का? ब्रिटिश संसद का भारत के शासन पर नियंत्रण। ये यहां से प्रारंभ हुआ और यहां से लेकर अभी आप देखेंगे यहां तक जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ है वो 2 फेजेस में हुआ है, 2 चरणों में हुआ है। हम उस पर अब आते हैं। तो देखिए, 2 चरणों में भारत का संवैधानिक विकास हुआ है, उस पर हम आ रहे हैं। एक फेज है कंपनी शासन के अंतर्गत, कंपनी शासन के अंतर्गत, और दूसरा फेज है
ब्रिटिश क्राउन के शासन में, ठीक है, हम इसको सिंपली कह सकते हैं अंडर कंपनी रूल, EIC रूल, और इसको हम कह सकते हैं अंडर क्राउन रूल। क्राउन जो है ब्रिटेन की राजा या राजा रानी को बोलते थे, ब्रिटिश क्राउन रूल। ओके, अब अगर हम देखें कि ये कहां से कहां तक हुआ है, तो 1773 से 1858, 1858 कंपनी शासन के अंतर्गत, कंपनी का शासन था। 1858 में शासन किसके हाथ में चला गया? पूरा प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन। तो 1858 से 1950, 1950 तक, ठीक है, ये ब्रिटिश क्राउन के शासन में। और यहां पर अगर हम 1950 ना कहें, यहां पर हम 47 कहें, क्योंकि 47 के बाद जो है वो फिर भारतीयों का शासन आ गया। हालांकि प्रक्रिया जो है ब्रिटिश क्राउन की जो है 1935 का एक्ट आगे लागू था, ठीक है। अब अगर हम देखें इसको एक लाइन डायग्राम से देखें हम, ठीक है, तो इसको ऐसे आप देखिएगा। सबसे पहला एक्ट आया है 1773 में, इसके बाद दूसरा बड़ा पड़ाव आपको दिख रहा है 1858 में, दूसरा बड़ा पड़ाव। तीसरा बड़ा पड़ाव आपको दिख रहा है 1947 में, ठीक है। ये आपको दिख रहा है तीन बड़े पड़ाव, 1773, 1858 और 1947, ठीक। अब ये पहला फेज किसका है? अंडर कंपनी रूल, ऊपर आपने देखा लिखा हुआ है। और दूसरा फेज अंडर क्राउन रूल। अब अंडर कंपनी रूल, अंडर क्राउन रूल, ये भारत का संवैधानिक विकास हुआ है, ठीक है। इस बीच में कई सारे एक्ट आए हैं, यहां से ब्रिटिश संसद का कंट्रोल प्रारंभ हुआ, नियंत्रण प्रारंभ हुआ। इस बीच में कई सारे एक्ट आए हैं जिनके द्वारा भारत का संवैधानिक विकास दिखता है क्रमिक रूप से। अब 1783 के बाद इंपॉर्टेंट एक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। 1784, 1793, 1813, 1833, ये वो ईयर हैं जब एक्ट आए हैं। 1853, 1853, ठीक है। 1773 से 1858 के बीच अंडर कंपनी रूल जो संवैधानिक विकास का क्रम चला, उसमें सबसे पहला एक्ट आया 1773 का। फिर और एक्ट भी बीच में आए हैं, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट है 1784 का, 1793, 1813, 1833 और 1853, ठीक है। अब इसके बाद एक पड़ाव ये आया, पड़ाव क्या आया कि 1858 के एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया, समाप्त कर दिया, और उन्होंने कहा भारत का शासन अब हमारे अंतर्गत, हमारे अधीन होगा, और इसीलिए कहा जाता है अंडर क्राउन रूल। अब इसके बाद जो एक्ट आए हैं इंपॉर्टेंट, 1861, 1861, 1892, 1892, 1909, 1909, 1919, 1935 और 1947, ठीक है। अब बच्चों, आप यहां पर ये जो लाइन डायग्राम है ये बहुत सी चीजें क्लियर कर देता है, आप इसको देखिएगा। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर जो है वो किसका रूल दिख रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है,
यहां पर किसका दिख रहा है? क्राउन। क्राउन मतलब ब्रिटिश क्राउन। इसका मतलब संवैधानिक विकास के इस क्रम में यहां से यहां जाने पर सत्ता किस ओर जा रही है? सत्ता कंपनी से क्राउन की ओर जा रही है। कंपनी से क्राउन की ओर जा रही है। ठीक है। अगर यह कहा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के अधिकार कम कर दिए गए, अधिकार जो है वो उसको क्राउन के प्रति रिस्पॉन्सिबल बना दिया, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो जो भी ऐसी चीजें होंगी जो कंपनी की शक्ति को छीन रही होंगी और किसको शक्ति दे रही होंगी? क्राउन को, वो किधर जाएगा? वो इस तरफ जाएगा, इस फेज में जाएगा। ये वाला फेज उसका होगा। ठीक है। ये फेज ऑलरेडी मैंने आपको बताया। ठीक। अब अगर आप देखें 1947 में सत्ता किसके पास आ गई? इंडियंस के पास आ गई। 1947 में इंडियंस के पास आ गई। अब क्राउन से इधर किसके पास जा रही है? सत्ता किधर जा रही है? भारतीयों के पास। अगर यह कहा जाए कि भारतीयों को निर्वाचन का अधिकार किस एक्ट के द्वारा मिला, भारतीयों को प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार किस एक्ट के द्वारा मिला, विधान परिषद गठित करने का अधिकार किस एक्ट के द्वारा दिया गया, तो वो इधर नहीं होगा। वो किधर होगा? इधर होगा, यहां पर होगा। इस एक्ट इस तरफ होगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आप देख रहे हैं एक्ट बाय एक्ट यहां से सत्ता किस ओर जा रही है? क्राउन के पास जा रही है। इधर से अगर हम इधर जाते हैं तो सत्ता या सिस्टम किस ओर जा रहा है? भारतीयों की ओर जा रहा है। और शुरुआत में किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये लाइन डायग्राम एक पिक्चर की तरह है। इसको आप एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब ये एक्ट सारे पढ़ लेंगे आप, उसके बाद ये वर्कआउट करिएगा। उसके पहले तो करना है आपको, उसके बाद ज्यादा करना है, क्योंकि एक्ट की बातें दिमाग में होंगी आपके। और तब जब आप करोगे तो आप लिखोगे जब 1813 तो दिमाग में आएगा क्यों यहां लिखा है, क्यों ये बात की गई है। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को या ट्रेड मोनोपोली को समाप्त किया गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके ऑप्शन इधर से हैं तो उसमें आंसर नहीं होगा। कहां होगा? यहां होगा। अगर ये पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा भारतीयों को कोई अधिकार दिया गया, भारतीयों को निर्वाचन का अधिकार दिया गया, तो इधर नहीं होगा। वो किधर होगा? इधर होगा। देखिए, ब्रिटिशर्स ने कोई काम अचानक नहीं किया है, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया है। अचानक उद्वेलित होकर उन्होंने काम ऐसे ही नहीं। ब्रिटिशर्स ने सैकड़ों साल, 200, 300, 400 साल, कहीं पे 500 साल पूरे विश्व में राज किया। उन्होंने ऐसे एक छोटा सा देश जिसके पास बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं, जिसके पास बहुत सामरिक शक्ति नहीं, लेकिन उसके बावजूद उसने शासन किया अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर, और उन्होंने स्टेप बाय स्टेप ये काम किया है। अगर वो चाहते तो यहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने हाथ में ले सकते थे, यहां पर भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसे लगभग 200-150 साल का अनुभव है भारत में, तो अभी उसके साथ चलो, अभी एक एक करके ले। फिर उसके बाद अगर यहां बात करें तो यहां उनको लगा कि अब भारत का शासन हम अपने हाथ में ले लें। लेकिन भारत में जो परिस्थितियां 1857 के विद्रोह के बाद बनी, जो भारत में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई, तो उनको लगा कि अब हमें भारतीयों को पूरी तरह से कैद करके नहीं रखना होगा। अगर हम भारतीयों को पूरी तरह से कैद करके रखेंगे, कोई भी उनको अधिकार या शक्ति नहीं देंगे, तो ये बहुत बड़ा विद्रोह या क्रांति हो सकती है। और इसीलिए उन्होंने इस तरफ आके 1 बाय 1 एक एक चीज यहां पर देना प्रारंभ किया। कभी अप्रत्यक्ष निर्वाचन, कभी प्रत्यक्ष निर्वाचन, कभी कोई उत्तरदायी शासन का अधिकार, कभी कुछ जो है ऐसा कुछ ना कुछ देने का, विधान परिषद गठित करना, कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया। लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि उनको लगा कि अब सिर्फ अधिकार और शक्ति देना ही काफी नहीं है,
अब हमें स्वतंत्रता भी देनी होगी, और उसी के बाद आया इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। ऐसी सिचुएशन बन गई, ऐसी परिस्थिति बन गई कि उन्हें स्वतंत्रता देना पड़ा। ठीक है, तो संवैधानिक विकास के क्रम में आने वाले इन एक्ट्स में कुछ ऐसे बिंदु हैं, इन एक्ट्स के कुछ ऐसे प्रोविजन हैं। क्यों इसको कहा जाता है भारत का संवैधानिक विकास? आज हम भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली देख रहे हैं, आज हम भारत में जो एजुकेटिव काउंसिल देख रहे हैं, यानी मंत्री परिषद के रूप में देख रहे हैं, आज हम भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन या प्रत्यक्ष निर्वाचन देख रहे हैं, आज विधि निर्माण की तमाम प्रक्रियाओं को देख रहे हैं, वो सब का सब कहीं ना कहीं मूल रूप से इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के प्रोसेस में है। क्योंकि आज हमारे देश में जो संसदीय शासन प्रणाली है, वास्तविक रूप से जो संसदीय नियंत्रण की प्रणाली है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल की प्रणाली है, ये ब्रिटिश संसद के द्वारा कब प्रारंभ हुई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और इस क्रम में, इसलिए एक कारण ये है, इसको क्यों पढ़ते हैं हम, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है ये। अगर हम देखें तो संविधान के तहत ये सबसे बोरिंग सेक्शन माना जाता है, मैं पहले भी स्टूडेंट्स को बताता रहा हूं, लेकिन इसको पढ़ने का कारण ये है कि सबसे पहली बात तो हमारे संविधान की काफ़ी कुछ समझ यहाँ से विकसित होती है, और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है कि इन एक्ट से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम वन बाय वन एक एक एक्ट की ओर बढ़ेंगे, और इसमें जो ब्रीफली जो एक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन पर आएंगे। तो सबसे पहला आपका एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 का नियामक अधिकरण अधिनियम। तो इस एक्ट पर आते हैं। पहला एक्ट वन बाय वन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पर हम डिस्कस करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो मैंने इसकी हिस्ट्री आपको बता दी है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में उस समय 3 स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक बंगाल, दूसरा बॉम्बे यानी बम्बई, और तीसरा मद्रास। सबसे बड़ा स्टेट कौन था? बंगाल। तीनों स्टेट में उस समय गवर्नर अपॉइंट थे। कंपनी को आपने अभी मैंने बताया गवर्नर अपॉइंट करने का अधिकार दिया गया था, गवर्नर अपॉइंट थे। इस एक्ट के द्वारा पहला काम क्या हुआ? अब आप ध्यान से देखिएगा। इस एक्ट के द्वारा पहला काम हुआ, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को, अभी मैं बताऊंगा क्यों ऐसा किया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और गवर्नर जनरल की एक एजुकेटिव काउंसिल का गठन किया गया, कार्यकारी परिषद, जिसमें 4 मेंबर हो गए, तो 4+1 यानी 5। और यह प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के साथ बहुमत से निर्णय करेगा, मेजॉरिटी से डिसीजन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आज हमारा जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की एजुकेटिव काउंसिल को हम क्या करते हैं? कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये बहुमत से निर्णय लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुमत से निर्णय लेती है, इनको सजेशन देती है, मतलब परामर्श देती है, और इनको उसके अनुसार काम करना होता है। तो उसी तरह से यहां पर आया। अब ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्यों किया, इसको आप समझिएगा। देखिए, ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था थी, यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम। भारत में कंपनी का शासन था, एक गवर्नर बंगाल में, एक गवर्नर मद्रास में, एक गवर्नर बंबई में। कोई भी गवर्नर किसी के अंडर में नहीं था, सब गवर्नर अपने अपने अकॉर्डिंग काम करते थे, सब कंपनी के अंडर में थे, कोई गवर्नर किसी के ऊपर नहीं था। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें सब अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार काम करते थे। बट ब्रिटेन में ऐसा नहीं था। ब्रिटेन में
क्राउन के अधीन सब है, उसके अधीन शासन व्यवस्था चल रही है। अब ब्रिटेन को अपना एक प्रतिनिधि तैयार करना था भारत में। कौन सा प्रतिनिधि? प्रशासनिक प्रतिनिधि, क्योंकि व्यापारिक प्रतिनिधि तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव उनको अपना तैयार करना था भारत में, जो उनके आदेशों का पालन पूरे भारत में करवा सके। और इसीलिए उनको एक एकात्मक यूनिटरी सिस्टम चाहिए था इंडिया में। और क्योंकि वो यूनिटरी सिस्टम में ही हो सकता है कि एक सत्ता का केंद्र बनाया जाए और उस केंद्र के द्वारा पूरे भारत में सत्ता की जाए, क्योंकि ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन के जो शासक, वो भारत में आके सत्ता नहीं कर सकते थे। उनके अंडर में विश्व के बहुत सारे देश शामिल थे। तो ऐसे में वो अपनी कॉलोनी में क्या करते थे, उन्होंने कॉलोनी बोलते थे तो वो कॉलोनी में क्या, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, कहीं भी वो क्या करते थे, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देते थे। मतलब उसको शक्तियां इतनी दे देते थे कि वो जो है जो चाहे वहां पे करे उनके आदेशों के अनुसार, और उसको जब चाहे वो हटा दे। ये व्यवस्था अभी नहीं लाई, वो आगे लाएंगे। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और उसकी एक एजुकेटिव काउंसिल। तो इस एक्ट के द्वारा पहला काम क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आगे चलकर आप देखेंगे, आगे एक्ट आया है 1784 का, बंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अंडर में ले आए, इसके अधीन कर दिया। तो ये पूरी तरह से एकात्मक सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोविजन क्या हुआ यहां पर, अब आप इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया, और गवर्नर जनरल के अधीन एक एजुकेटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ठीक। दूसरा पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने नाम लिया, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया। भारत में पहले गवर्नर जनरल, क्योंकि भारत के एक भाग बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स इस एक्ट के द्वारा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया बने वो। ठीक है, यहां पर दूसरा पॉइंट। तीसरा जो इस एक्ट के द्वारा प्रोविजन हुआ वो ये कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसके तहत एक सुधार हुआ, और कलकत्ता में जो है एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, हालांकि आज के सुप्रीम कोर्ट जैसा नहीं था, बट यह है कि सर्वोच्च न्यायालय नाम से अगर गठन किया गया है तो इस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। और कलकत्ता के विलियम फोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, और उसके पहले चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए सर एलिजा एम्पे। ठीक है, सर एलिजा एम्पे को जो है फर्स्ट चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया। ठीक है, कलकत्ता और आसपास के जो भी क्षेत्र थे उनके मामलों को उसके अधीन किया गया, और यहां तक कि गवर्नर जनरल और उनकी जो परिषद थी उसको भी उसके अधीन रखा गया। हालांकि 1881 का एक चार्टर एक्ट आया बाद में, और उस 1881 के चार्टर एक्ट नहीं, न्यायाधिकरण अधिनियम, ट्रिब्यूनल एक्ट कहते हैं, और वो सुधार के लिए लाया गया था। वो इस एक्ट में सुधार के लिए लाया गया था 1781 में, और उस एक्ट के द्वारा ये सुधार किया गया कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं होंगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को कितना महत्व दिया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन एरिया में
नहीं होंगे। ये 1781 के एक्ट के द्वारा लाया गया था, जो 1781 का न्यायाधिकरण अधिनियम था, उसके द्वारा ये प्रावधान किया गया था। इसमें संशोधन के लिए लाया गया था और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद नहीं होगी। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784, पिट्स इंडिया एक्ट। तो देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर हम डिस्कस करते हैं। एक मिनट, देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में अगर बात की जाए तो इस एक्ट के द्वारा जो है, जो भी चीजें हुई हैं उससे पहले आपको बता दें कि पिट्स क्योंकि नाम पर है, रेगुलेटिंग एक्ट किसी नाम पर नहीं था। पिट्स एक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम पर यह एक्ट कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि उन्होंने इसका प्रस्ताव किया था। कंपनी फिर से दिवालिया हो गई और सहायता मांगने के लिए मजबूर हो गई। अब पिट्स ने तय किया कि हम कंट्रोल को बढ़ाएंगे और इस एक्ट के द्वारा बहुत सारे परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो पहला पॉइंट दिखता है कि गवर्नर जनरल के अधीन सभी गवर्नर्स को कर दिया गया, चाहे वो बंगाल का गवर्नर हो, चाहे वो मद्रास का गवर्नर हो, कहीं का भी गवर्नर हो, गवर्नर जनरल के अधीन गवर्नर होगा। ठीक है, इसकी एजुकेटिव काउंसिल होगी। ठीक, ऑलरेडी इसकी भी एजुकेटिव काउंसिल रहेगी, कार्यकारी परिषद रहेगी और सब इसके अधीन होंगे। तो सबसे पहला काम तो ये हुआ। दूसरा, गवर्नर जनरल एंड गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड गवर्नर इज रिस्पॉन्सिबल टू क्राउन। अब बहुत बड़ा निर्णय ये हुआ, क्राउन को ये शक्ति दी गई कि वो गवर्नर जनरल या गवर्नर को कभी भी वापस बुला सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल टू क्या हो जाएगा फिर? क्राउन। गवर्नर जनरल और गवर्नर्स को उत्तरदायी कर दिया गया क्राउन के प्रति, ब्रिटिश क्राउन के प्रति। अभी तक ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल थे? कंपनी के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे। अब रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति हो गए? क्राउन के प्रति। तो कहीं ना कहीं अब आप देखिए उन्होंने कैसे कंट्रोल किया पूरा। गवर्नर जब हमारे कंट्रोल में है, जब गवर्नर जनरल हमारे कंट्रोल में है, तो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था हमारे कंट्रोल में होगी, हमारे नियंत्रण में होगी। ये व्यवस्था आ गई। ठीक है, तो पहला मैंने बताया आपको कि गवर्नर जनरल के अधीन बंगाल, मद्रास सभी गवर्नर्स को कर दिया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल और गवर्नर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू क्राउन, यानी क्राउन को यह शक्ति दी गई कि वो गवर्नर जनरल और गवर्नर्स को कभी भी वापस बुला सकते हैं। इसके अलावा अब इस एक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी गई है। अभी तक क्या होता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि एक ग्रुप कंपनी थी, एक व्यक्ति की कंपनी नहीं थी ये, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे वही प्रशासनिक निर्णय भी लेते थे, व्यापारिक निर्णय भी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कहां कंपनी को नया प्रोजेक्ट लगाना है, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा। कंपनी कर की कौन सी नीति लागू करेगी, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा। गवर्नर किसे अपॉइंट करना है, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा। तो प्रशासनिक कार्य और व्यापारिक कार्य दोनों कौन कर रहा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी बहुत शक्तिमान था। उन्होंने क्या किया? पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया? इन्होंने कहा कि अब कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, वो सिर्फ व्यापारिक काम करेगा। यानी इस एक्ट के द्वारा जो एक अगला इंपॉर्टेंट काम किया गया, क्या कि व्यापारिक और प्रशासनिक, व्यापारिक व प्रशासनिक यानी राजनैतिक, प्रशासनिक या राजनीतिक कार्यों को पृथक किया गया, या इसको इस तरफ लिखते हैं, कार्यों को
पृथक किया गया। अब इसके लिए क्या किया गया? व्यापारिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेगी। प्रशासनिक कार्यों के लिए नई चीज आई, देखिए अब प्रशासनिक या राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इसमें 6 सदस्य होंगे, 3 ईस्ट इंडिया कंपनी के और 3 ब्रिटिश गवर्नमेंट के। 3 ईस्ट इंडिया कंपनी के। ये नहीं कहा गया कि भाई कंपनी कुछ नहीं करेगी, ऐसा नहीं, आपके भी 3 मेंबर होंगे, आपके भी 3 मेंबर, और इसका जो अध्यक्ष होगा, इसका जो प्रमुख होगा, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब आप देखिए, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि इस एक्ट के द्वारा अब जो शासन का स्वरूप है 1784 के एक्ट के द्वारा, वो हमें कैसा दिखता है, तो 1784 के एक्ट के द्वारा आप देखिए ऐसा दिखता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके नीचे गवर्नर जनरल, इसके नीचे गवर्नर, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऊपर कौन है? क्राउन और पार्लियामेंट। कौन सी पार्लियामेंट? ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्राउन एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक। अब आप देखिए, अभी मैंने कहा कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नर एंड गवर्नर जनरल इज रिस्पॉन्सिबल टू क्राउन। शक्तियों का केंद्र कहां जा रहा है, आप देखिए कैसे ब्रिटेन की तरफ चला गया, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य होंगे। इसका अध्यक्ष, इसका प्रेसिडेंट, इसका अध्यक्ष रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो अब ये प्रशासनिक कार्य करेंगे, लेकिन इसका चीफ ब्रिटिश पार्लियामेंट की, वो अपनी रिपोर्ट कहां देगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ये सारे रिस्पॉन्सिबल है क्राउन के प्रति। तो पूरी तरह से अगर आप देखिए 1784 के इस एक्ट के द्वारा शासन व्यवस्था पूरी तरह से एकात्मक की ओर खींच रही है। एकात्मक व्यवस्था कहते हैं, यूनिटरी सिस्टम एक तरह से प्रारंभ हुआ यहां से, और पूरी तरह से शक्तियों का जो केंद्र था वो ब्रिटेन की ओर ले जाया गया। इसीलिए पिट्स महोदय के इस जो प्रावधानों के आधार पर किए गए एक्ट को जो है पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगले एक्ट की पे आते हैं, चार्टर एक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अब आप देख रहे हैं कि पहले एक्ट के द्वारा संसदीय नियंत्रण आ गया, दूसरे एक्ट के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ साथ ब्रिटिश क्राउन का भी पूरा कंट्रोल हो गया। अब एक तरह से देखा जाए तो कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया। अब दबाव किस बात का था? वहाँ की बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाँ, निजी कंपनियाँ सरकार पर यह दबाव डाल रही थी कि आखिर कब तक जो है वो ये शासन व्यवस्था इनके हाथ में होगी, कब तक? शासन व्यवस्था के साथ साथ ये व्यापार भी कर रहे हैं और वो भी इनको मोनोपोली है। तो उन्होंने कहा भाई शासन व्यवस्था तो आधी हमने ले ली, कंट्रोल कर लिया है, तो उन्होंने कहा व्यापारिक एकाधिकार इनके पास क्यों, और कंपनियां क्यों नहीं भारत से व्यापार कर सकती? क्योंकि सबको भारत एक बड़ा मार्केट नजर आ रहा था, एक बड़ी बाजार। जनसंख्या के मामले में तो हमेशा भारत आगे रहा है, और यूरोपीय देशों से बात की जाए तो बहुत बड़ी तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ऐसे में उनको एक मार्केट था। तो चाहे वो कोई भी ब्रिटिश कंपनी हो, वो भारत में एक व्यापार के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रही थी, और ऐसी अपॉर्चुनिटी को पूरी करने के लिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर दबाव डाल रहे थे। और इसी कारण से इसके बाद जो 4 चार्टर एक्ट हैं, अगर हम देखें तो चार्टर एक्ट
या चार्टर अधिनियम 1793 इसके बाद आया है। 1793 के बाद 1813, 1833 और 1853। इन सब में एक चीज आपको दिख रही है कि ये 20 वर्ष का अंतर है, तो कुछ ना कुछ 20 साल का मामला है। अभी आपने कुछ देर पहले जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो आपने देखा था कि कंपनी को जो है वो 1609 में एक चार्टर एक्ट के द्वारा उसकी जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको स्थायी कर दिया था। इसका मतलब कि चार्टर या ऐसा चार्टर एक्ट की अगर हम बात करें तो उसके द्वारा कोई ना कोई अधिकार दिया जाता है, अधिकार देने की बात आती है। तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को परमानेंट कर दिया गया था। इसका मतलब अब ये था कि भाई अब ये बताना जरूरी है कि अब क्या स्टेटस है, क्योंकि उस स्टेटस को, परमानेंट स्टेटस को समाप्त करने के लिए, एबॉलिश करने के लिए जरूरी था कि अभी कंपनी का अब क्या स्टेटस है। उसी को बताने के लिए चार्टर एक्ट 1793 लाया गया, जिसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। अब इसको लाने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि वो तो परमानेंट था ना। परमानेंट को क्रैश करने के लिए, परमानेंट सिस्टम को तोड़ने के लिए ये लाया गया कि हम अभी आपको बता रहे हैं कि 20 साल के लिए आपको व्यापारिक एकाधिकार दे रहे हैं। भविष्य में यह निर्णय लिया जाएगा कि इस एकाधिकार को आगे कंटिन्यू किया जाए कि नहीं। ठीक है, तो इस एक्ट के द्वारा 20 वर्ष के लिए एकाधिकार को बढ़ा दिया गया। कहा गया अब 20 वर्ष, इसका मतलब कि अब 20 वर्ष के बाद हम निर्णय लेंगे। 1813 एक्ट के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कहा गया 20 वर्ष के लिए आपका एकाधिकार, लेकिन सिर्फ 2 चीजों पर, एक चाय के व्यापार के लिए और एक चीन के साथ व्यापार के लिए। अब जितने और प्रोडक्ट्स हैं उन पर कोई भी एकाधिकार नहीं होगा, मोनोपोली नहीं होगी। एकाधिकार का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और व्यापार नहीं कर सकता, मोनोपोली। अधिकार का मतलब आप भी करो, आपको अधिकार है, दूसरी कंपनी भी करेगी, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बट मोनोपोली तो 1813 के द्वारा सभी क्षेत्रों पर एकाधिकार समाप्त, लेकिन 2 पर एकाधिकार 20 साल के लिए फिर बढ़ाया गया, चाय का व्यापार और चीन के साथ बायलैटरल ट्रेड, इंडिया चीन के साथ। ठीक, 1833 के एक्ट के द्वारा कहा गया कि अब आपका व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त, टोटली एबॉलिश। तो ये चार्टर एक्ट में ये जो 20 इयर्स का मामला है वो ये है, जो ट्रेड मोनोपोली और ट्रेड राइट्स को लेकर थे और क्या प्रोविजन है उस पर हम आते हैं एक एक एक्ट के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1793। तो देखिए 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा सबसे पहला पॉइंट तो अभी आपको मैंने बता ही दिया कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को या ट्रेड मोनोपोली को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष प्रदान किया गया। ठीक है, दूसरा इस चार्टर एक्ट के द्वारा एक पॉइंट और है कि गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया, अमान्य करने का अधिकार। अब क्या है, आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि गवर्नर जनरल और उसकी एजुकेटिव काउंसिल बनी थी, 4 मेंबर थे। इसी तरह से गवर्नर भी थे, गवर्नर की भी एजुकेटिव काउंसिल थी। अब मान लो यहां पे 4 मेंबर हैं, ये 1 है, ठीक है, 1 है ये मेंबर। ये अब इन्होंने बहुमत से कोई निर्णय ले लिया तो पहले क्या था, इनको मानना पड़ेगा। 4 और 1 5, 3 एक तरफ हो गए, 3 मेंबर भी हो सकते हैं, 3 एक तरफ हो गए तो इनको बात माननी पड़ेगी। पहले ये था, ये अस्वीकार नहीं कर सकते। अब क्या हो गया, ये चारों एक तरफ हो जाएं तो भी ये वीटो कर सकता है, ये उसको कैंसिल कर सकता है, इनके प्रस्ताव को वो अमान्य कर सकता है, कैंसिल।
ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इसी के पहले 1784 के एक्ट के द्वारा ही इज रिस्पॉन्सिबल टू क्राउन। तो अब ये किसके अनुसार काम करेगा? क्राउन के अनुसार काम करेगा। ठीक है, क्राउन के अनुसार काम करेगा। वो आपके सलाह के अनुसार काम करे ये जरूरी नहीं है। इसलिए अब इसको शक्तिशाली बनाने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जब चाहे क्राउन को गवर्नर जनरल को हटा सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो है इसे ये शक्ति प्रदान कर ली। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि गवर्नर जनरल को वीटो राइट दिया गया या वीटो प्रदान करने का अधिकार जो है वो दिया गया। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा एक और प्रोविजन किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा उसके जितने भी मेंबर्स होंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी मेंबर्स होंगे, उनका वेतन, उनकी सैलरी इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से प्रदान किया जाएगा या भारतीय रेवेन्यू से प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और इस एक्ट के द्वारा जो एक्ट में प्रोविजन किया गया था कि न्यायालय जो है वो, आज आप देखते हैं कि हमारे संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायालय। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने का, लॉ को एक्सप्लेन कौन करता है? न्यायालय। कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट उसकी अंतिम व्याख्या करेगा। तो ये व्याख्या का अधिकार, किसी भी अधिनियम कानून की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को इसी एक्ट के द्वारा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा व्याख्या करने का अधिकार दिया गया। तो 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड मोनोपोली ऑफ 20 इयर्स, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, वीटो राइट किसको? गवर्नर जनरल को। कानून या विधि या नियम की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को। ठीक है, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स थे उनकी सैलरी इंडियन रेवेन्यू के द्वारा दी जाए, ये प्रावधान यहां पर हो गए। अब अगला चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 की अगर हम बात करें तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया कि चाय व चीन के साथ व्यापार, चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, ट्रेड मोनोपोली समाप्त। केवल चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया 1813 के एक्ट के द्वारा। दूसरा, ये एक्ट इंपॉर्टेंट है इस मामले में कि इस एक्ट के द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए बजट निर्धारित किया गया। एजुकेशन के लिए बजट, शिक्षा के विकास के लिए, हालांकि उस समय वो इंग्लिश एजुकेशन के विकास की बात की गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को बड़े पैमाने पर मीडिएटर चाहिए थे, ट्रांसलेटर चाहिए थे, मीडिएटर, उनकी बात को भारतीयों तक पहुंचाने वाले, क्योंकि वो बहुत कम संख्या में थे, भारतीय बहुत ज़्यादा थे, तो उनको अंग्रेज भारतीयों की ज़रूरत थी उस समय। तो उसको तैयार करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए जो है वो 1 लाख रुपए वार्षिक बजट का प्रावधान इस एक्ट के तहत किया गया। दूसरी बात कि इस एक्ट के तहत जो है वो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ईसाई मिशनरीज को, क्रिश्चियन मिशनरीज आज आप देख रहे हैं कि इंडिया में, हालांकि बहुत सोशल कॉजेज भी बहुत अच्छे हैं, उनको परमिशन दी गई और अलग से रिलीजन डिपार्टमेंट या धर्म विभाग स्थापित किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833, 1833, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है।
चार्टर एक्ट 1833 की अगर हम बात करें तो बच्चों चार्टर एक्ट 1833 का पहला प्रोविजन बिल्कुल सामान्य सा है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को इसके द्वारा कोई रिन्यूएबल नहीं दिया गया, पूर्णतः समाप्त, यानी अब चाय वाला भी समाप्त, चीन के साथ वाला भी। अब इसका अर्थ हुआ कि सभी ब्रिटिश या यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर ली। सभी कंपनियों ने प्राप्त कर लिया और कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। ठीक, ये पहला पॉइंट आया। अब दूसरा पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि इस एक्ट के द्वारा भारत में अगर देखा जाए तो सिस्टम में बहुत सारे बदलाव आए हैं, क्योंकि इस एक्ट के पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाता था, बंगाल के अधीन ही क्षेत्र बोले जाते थे। अब क्या हुआ कि भारत के बहुत सारे क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन आ गए। तो इस एक्ट के द्वारा जो अगला कार्य हुआ उस पर हम आते हैं तो देखते हैं कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर पद का नाम रखा गया भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का गवर्नर जनरल नाम से पद सृजित हुआ, क्रिएट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल अपॉइंट किए गए, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया ध्यान रखिएगा, इन इंडिया वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंग अपॉइंट किए गए। ठीक, दूसरी बात कि जब कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया पूरी तरह से, तो कंपनी को आश्वस्त किया गया कि आपका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ है बट अभी आप प्रशासन में हो। एक ट्रस्टी के रूप में, एज अ ट्रस्टी, ट्रस्ट किसी गवर्नमेंट का ट्रस्ट होता है, किसी व्यक्ति का ट्रस्ट होता है, तो एक ट्रस्टी के रूप में आप जो है वो शासन कर सकते हो। यानी भारत में अब आप जो भी शासन करोगे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ट्रस्टी के रूप में, एज अ ट्रस्टी आप शासन व्यवस्था संभालोगे। ठीक है, तो एक ट्रस्टी के रूप में आपको जो है यहां की शासन व्यवस्था को संभालना होगा। ठीक है, ये अब इस एक्ट के कुछ और प्रोविजंस पर आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी, गवर्नर जनरल की एजुकेटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद जो थी, उसमें एक लॉ मेंबर, एक विधि सदस्य लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया। पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक विधि सदस्य नियुक्त किया गया और वो विधि सदस्य बने पहले लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले वैसे तो इंग्लिश के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लॉर्ड मैकाले भारत में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विधि के लिए, कानून के लिए। अभी उस पर भी हम आते हैं। लॉर्ड मैकाले इंडिया के पहले लॉ मेंबर बने, किसके? एजुकेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। ठीक है, लॉर्ड मैकाले जब विधि सदस्य बने तो पहली बार इस गवर्नर जनरल की इस परिषद के विधायी और कार्यकारी बैठकों में अंतर किया गया। विधायी और कार्यकारी बैठकों में अंतर, क्योंकि अभी तक क्या होता था, अब आप समझिएगा इसको। अभी तक जो एजुकेटिव काउंसिल थी उसमें कोई लॉ मेंबर नहीं था। ये जो भी नियम बनाते थे उसको रेगुलेशन के रूप में रेगुलेट किया जाता था, वो कोई एक्ट नहीं माना जाता था, उसको रेगुलेट किया जाता था। ठीक है, अभी तक कोई यहां पे लॉ मेंबर नहीं था, कोई विधि प्रक्रिया नहीं थी। आज जैसे हमारी संसद क्या करती है, वो विधायी प्रक्रिया करती है, विधि का निर्माण करती है, और मंत्रिपरिषद क्या करती है, कार्यकारी, उसको लागू करती है। उस समय यही विधायी भी थी और यही कार्यकारी भी थी। जब लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया तो विधायी कार्य जब होता था, मतलब जब कानून बनाने का काम होता था, तब लॉ मेंबर बैठक में आता था, और जब कानून लागू करने का या कार्यकारी काम होता था तो फिर लॉ मेंबर उसमें नहीं होता था। इसका मतलब इस एक्ट के द्वारा पहली बार एक लॉ मेंबर लाया गया और विधायी और कार्यकारी बैठकों में अंतर किया गया।
और इसको समझिएगा, एक और चीज कि जो इससे रिलेटेड है, अब गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद द्वारा जो भी नियम बनाए गए या व्यवस्था बनाई गई, उसे अब रेगुलेशन की जगह क्या कहा गया? एक्ट कहा गया। अधिनियम की संज्ञा दी गई, अधिनियम या एक्ट की संज्ञा दी गई। मतलब अब गवर्नर जनरल की एजुकेटिव काउंसिल को अधिनियम बनाने की शक्ति प्राप्त हो गई, एक्ट बनाने की शक्ति प्राप्त हो गई। अब उसमें लॉ मेंबर आ गया, उसे उस शक्ति प्राप्त हो गई कि वो अधिनियम बना सके। और इस एक्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन सिस्टम का सेंट्रलाइजेशन हुआ, केंद्रीकरण हुआ। क्यों? क्योंकि सभी प्रदेशों से, सभी प्रोविंस से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार किसको मिल गया? गवर्नर जनरल की एजुकेटिव काउंसिल को। पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल की एजुकेटिव काउंसिल को मिल गया। एजुकेटिव काउंसिल जो भी कानून बनाएगी उसे एक्ट के रूप में पूरे भारत में लागू किया जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस एक्ट में कितने बड़े बदलाव आए। अब इस एक्ट की अगर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें अगर हम, तो इस एक्ट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसी एक्ट के प्रावधानों के तहत भारत का पहला विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया। फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम विधि आयोग जिसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए लॉर्ड मैकाले। और उसी विधि आयोग ने भारत में जितनी भी प्रचलित विधियां थीं, नियम थे, परंपराएं थीं, रूढ़ियां थीं, उनको कोडेड किया, संहिताबद्ध किया। और आगे चलकर उसी विधि आयोग की व्यवस्था के आधार पर भारत में कानून व्यवस्था आई, जिसे हम भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, सीआरपीसी, ये जितने भी कानून हैं उसी फर्स्ट लॉ कमीशन ने, जो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में थे, उसने ये निर्धारित किए थे, जो आगे चलकर 1860 में, 1861 में वो कानून के रूप में लागू हुए। ठीक है, तो 1833 का एक्ट जो है वो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को तो समाप्त करता ही है, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में एक केंद्रीकरण दिखाई पड़ता है, एक संसदीय व्यवस्था के तहत अधिनियम या एक्ट का प्रावधान दिखाई पड़ता है। ठीक है, इस तरह के जो प्रोविजंस हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखते हैं। अब एक और चार्टर एक्ट है जो कंपनी रूल के अंतर्गत है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 1853 चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, ये एक्ट एक दो पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपनी रूल के अंतर्गत संवैधानिक विकास का एक प्रकार से ये अंतिम एक्ट है। ठीक है, तो संवैधानिक विकास अगर हम कहें कि जो है वो 2 फेज में हो रहा है, तो हम लोग 2 लेक्चर्स में भी इसको कवर करेंगे। पहला आपका ये इतना हाफ इसका कवर कर चुका है, अभी हाफ आपको और कवर करना है। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1853 के एक्ट के द्वारा क्या किया गया? सबसे पहला, गवर्नर जनरल की एजुकेटिव काउंसिल तो थे ही, एक विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया। आप समझिएगा आप इसको। ठीक है, अब गवर्नर इसके अंडर में है। अभी गवर्नर के पास सिर्फ क्या है? एजुकेटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद। अभी तक आपने देखा 1833 में क्या था कि एक विधि सदस्य इसी में बनाया गया और कहा गया ये कानून बनाएंगे भी और यही कानून लागू करेंगे। अभी कहा गया नहीं, ऐसा नहीं है। अब क्या कहा गया? अब कहा गया गवर्नर जनरल के अंडर में एक विधान परिषद भी गठित कर दी जाए, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कानून बनाएगी और ये कानून लागू करे। आज संसद कानून बनाती है और मंत्रिपरिषद लागू करती है, तो संसद ये हुई, मंत्रिपरिषद ये हुई। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1853 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की विधान परिषद का गठन किया गया, जो विधियों का निर्माण करेगी, एक्ट का निर्माण करेगी, और एक प्रकार से भारत में संसद का जन्म हुआ। 1853 के एक्ट के द्वारा ये एक स्मॉल पार्लियामेंट के रूप में, एक लघु संसद के रूप में, आगे चलकर आप देखेंगे इसी का विस्तार होगा तो यही पार्लियामेंट बन जाएगा।
इसी के 2 हाउस बन जाएंगे। बट शुरुआत कहां होती है? भारत में संसद का प्रारंभ कहां होता है? पार्लियामेंट जैसी संस्था का प्रारंभ विधान परिषद के नाम से, लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से कहां होता है? 1853 के एक्ट के द्वारा। ठीक। और इस एक्ट का दूसरा एक प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के द्वारा देखिए ब्रिटिशर्स से कुछ ना कुछ छीनने का प्रयास फिर किया गया। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया? अभी तक जितने भी आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज के अपॉइंटमेंट होते थे वो कंपनी करती थी, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते थे, कोई एग्जाम नहीं होता था। आज जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम की प्रोसेस आई है, आज जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम के द्वारा अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, वो प्रक्रिया इसी एक्ट से शुरू हुई। इस एक्ट के द्वारा ये प्रोविजन किया गया कि सिविल सेवाओं से संबंधित जितनी भी नियुक्तियां होंगी वो प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा होंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के द्वारा। देखिए ब्रिटिशर्स कितने चालाक थे, उन्होंने ये नहीं कहा वो अपॉइंटमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी, उन्होंने कंपनी से उसको धीरे से ले लिया। कहा कंपनी क्यों करेगी? ये सारे अपॉइंटमेंट जितने भी होंगे वो सारे अपॉइंटमेंट्स जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से होंगे और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ब्रिटेन कंडक्ट करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंडक्ट करेगी। और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट कंडक्ट करती थी। और आपको मैं बताऊं कि सेंटर भी कहां होता था? लंदन में होता था। ब्रिटेन में एग्जाम का सेंटर होता था। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया? पूरा अपने पास सेंट्रलाइज। उसके लिए भी संघर्ष हुआ, भारत में आंदोलन हुआ, एग्जाम का सेंटर भारत में रखा जाए। सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए कितनी लड़ाई लड़ी गई भारतीयों को अधिकार प्रदान करने के लिए, जिसको आज आप बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो। ठीक है, तो जो चार्टर एक्ट 1853 है, इसका दूसरा जो पहलू इंपॉर्टेंट है कि पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के द्वारा सिविल सेवाओं में अपॉइंटमेंट का प्रोविजन किया गया। और इस एक्ट के द्वारा एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी से शासन का अधिकार कभी भी वापस ले सकती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कभी भी शासन का अधिकार ले सकती है। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बहाना मिल गया कि भाई अब इतने बड़े देश का शासन कंपनी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। और उसी के बाद इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश क्राउन के अधीन ही भारत का शासन आ गया, यानी कंपनी से शासन छीन लिया गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो संवैधानिक विकास देखा वो अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। हमें आशा है कि संवैधानिक विकास बच्चों आपको समझ में आया होगा। और संवैधानिक विकास का जो ये टॉपिक है ये दो लेक्चर्स में मैं कवर करूंगा। आज पॉलिटी 10 के अंतर्गत संवैधानिक विकास का ये सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ। सेक्शन 2 हम लोग कल या परसों में हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो टेस्ट है उसके लिए भी आप प्रिपेयर होते रहिए। आप इसको देखकर इसके टेस्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। और मैं कई बार मैंने देखा कि कुछ कैंडिडेट्स जो है जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी प्राप्त कर रहे हैं, उसको ग्रैप्स ना करके और कमेंट सेक्शन में नई चीज़ों को डिमांड करते हैं, तो बड़े मतलब इडियट से पर्सन दिखाई पड़ते हैं। कुछ बेवकूफ़ टाइप के लोग दिखते हैं कि मैथ्स की वीडियो देख रहे हैं और वहाँ ये डिमांड कर रहे हैं सर इकोनॉमी कब पढ़ेंगे, सर हिस्ट्री कब पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैथ्स के वीडियो को देखते हुए, तो यार इतना अगर ऐसा कोई भी पर्सन अगर ऐसा लिख रहा है, ऐसा कोई कमेंट कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कॉम्पिटिटर है। मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कॉम्पिटिशन बीट करने की क्षमता है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो बेवकूफ़ है, वो इडियट है, वो कंपटीशन बीट नहीं कर सकता। क्योंकि आप जितना प्राप्त कर रहे हो, आपको जितना डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, वो अगर पूरी कर लो ना, तो कंपटीशन आप जो भी जुलाई में कंपटीशन एग्जाम्स होंगे या फिर अगस्त में होंगे या फिर जून लास्ट में होंगे, जो भी जब भी होगा शेड्यूल, क्योंकि अब आपको एग्जाम का ही शेड्यूल मिलेगा और कोई शेड्यूल नहीं मिलेगा आपको, तो वो जो है आप
जो है टैकल कर लोगे, कंपटीशन आप बीट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बस ये है कि 1 बाय 1 उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप ध्यान रखो। ठीक है, जो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसको आप पूरा करते रहो, और जो चीजें नहीं प्रोवाइड हो रही वो सब हम लोगों को ध्यान है कैसे करना है, लेकिन 1 बाय 1 आपकी जो क्षमता है आप उसके अनुसार करते रहिए। ठीक है, तो भारत का संवैधानिक विकास जो आज हम लोगों ने शुरू किया है, आशा है आप सबको बच्चों पसंद आया होगा, और आगे उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन डिस्कशन होंगे, तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। आप सॉल्व पेपर या अनसॉल्व पेपर में जाकर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करिए, जो छूटी हुई चीज़ें हैं वो भी कवर हों, जो आपने पढ़ा हुआ है वो भी आप अच्छा कर पाते हैं कि नहीं, इसको भी आप देखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों, आपका दिन शुभ हो।